ये जितने भी हम लोग कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कर रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा हो कि कंसंट्रेशन अलग हो, ऐसा हो कि टेम्परेचर अलग हो, ज़रूरी तो नहीं कि आज ही हमें हर दिन 25 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। जब हम लोग काम करें उस वक्त ज़्यादा हो, कम भी हो सकता है। गर्मी होगा तो 40-50 डिग्री भी पहुंच जाता है, और सर्दी हो तो 10-12 टेम्परेचर भी हो जाता है। तो अगर ऐसा वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर का, तो उसके हिसाब से फिर कैसे लिखेंगे। तो क्या बताया कि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा हो तो ठीक है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, या फिर जो कंडीशंस सर्कमस्टांसेस है वो आपके स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो उसके लिए फिर एक अलग से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इक्वेशन दिया गया है, और जिसने दिया है नाम है नर्स्ट, और उस इक्वेशन का नाम है नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। मैं मिटा के लिखता हूँ, आप लोग नाम सुन के ही घबराने लगे। नर्स्ट ये नाम है इसका, नर्स्ट इक्वेशन। और उन्होंने एक अगर स्टैंडर्ड कंडीशन या कंसंट्रेशन टेम्परेचर अलग अलग है तो उसके हिसाब से उन्होंने एक इक्वेशन दिया है। क्या दिया है वो इक्वेशन, उससे हम लोग लिख रहे हैं जनरल इक्वेशन। ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल माइनस RT upon NF natural log concentration of metal solid upon concentration of ions, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ एन आइंस, ठीक है ना। क्या समझ में आया, इसे मैं समझाता हूँ। देखिए ये जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, चाहे ऑक्सीडेटिव हो चाहे रिडक्टिव हो। हमने यहाँ पे नीचे कुछ नहीं लिखा, जो ऑक्सीडाइज्ड हो, रिड्यूस्ड हो, कुछ भी हो। चलिए मतलब ये जो ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यहाँ पे हमने लेफ्ट लिखा ना राइट लिखा है, क्योंकि जो ऑक्सीडाइज्ड होगा, रिड्यूस होगा, उसका लिखा जाएगा। तो ये नॉर्मल हम लोगों ने E0 लिख दिया, माइनस R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर when the cell is operating, and number of electron involved during the chemical reaction, F Faraday constant, Ln natural log, M concentration of metal when exists in solid state, और यहाँ पे concentration of metal when it is reacting। कितनी बात में ये जो बॉक्स के अंदर दिखाते हैं, ये हम लोग को 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर था, तो वहाँ हम लोग रिएक्शन लिखते थे, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में कंसंट्रेशन लिखते थे। तो ये एक तरीका है रेक्टेंगुलर स्क्वायर बॉक्स में लिखने का, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। कितनी बात में ये जो है ना ईएमएफ ऑफ सेल हो गया। यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं लगाया है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड तो तब होगा जब कंसंट्रेशन मोलैरिटी होगा, टेम्परेचर जो है 25 डिग्री होगा, प्रेशर 1 बार होगा, तब हम लोग यहाँ नोट लगाएंगे। लेकिन यहाँ टेम्परेचर प्रेशर सब अलग अलग है, तो ये नॉर्मल लगा दिया। लेकिन उस इलेक्ट्रोड का जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका अपना एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उस सीरीज़ में, जो हम लोग अभी बता रहे थे, पेज नंबर 71 केमिस्ट्री 12th क्लास अभी के हिसाब से। आगे चले हम लोग, तो उसका वहाँ से वैल्यू निकालेंगे, चाहे वो रिडक्टिव हाफ से लो या ऑक्सीडेटिव हाफ से लो, चाहे वो एनोड की तरफ हो या कैथोड की तरफ हो, वो वहाँ से उठाएंगे वैल्यू। फिर माइनस करेंगे क्या चीज़, आर गैस कांस्टेंट, आर को हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है कितना होता है 8.314। आप लोगों को तो याद होगा नहीं, वेरी गुड। जो भी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हम लोग लिख देंगे, जितना भी टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन, रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ठीक है। और ऐसे ही F जो है फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 96,000
96,487 आता है, लेकिन राउंड ऑफ करके इसको लिख दिया है 96,500 कूलम। ठीक है ना, 96,500 कूलम, ये इसका वैल्यू दे रखा है ये ऑलरेडी। और जो मेटल का कंसंट्रेशन होता है जब सॉलिड स्टेट में होता है तो उसका कंसंट्रेशन हम लोग 1 लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन सॉलिड स्टेट, मेटल इन सॉलिड स्टेट टेकन एज 1। कितनी बात सुन में। और ये जो है ना नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को अगर हम लोग हटाते हैं तो 2.303 लॉग बेस 10 ऐसे आ जाता है। ये नेचुरल लॉग को हटाते हैं तो कितनी बात सुन में। तो इतनी सारी चीज़ें हैं और इसके बेस पे हम इसको आगे लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो नेचुरल लॉग है इसे हटाते हैं। जब इसे हटाएंगे हम लोग, इसकी ज़रूरत तो है ही नहीं, ये डायग्राम मिटा देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब आगे हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। आप लोग ये मान के चलिए, इस डायग्राम को दिमाग में रखिएगा, जब भी कभी कोई बात पढ़ना और समझना हो तो तब जाके वो आपको बहुत क्लियर समझ में आता रहेगा। ठीक है ना। इसको अगर हम लोग पहले इसको चेंज करते हैं नेचुरल लॉग को, तो क्या मिलेगा हमें, ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग। और ये जो है ना यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन 1 कर देते हैं और यहाँ पे मेटल का कंसंट्रेशन N पॉजिटिव, ये कर लिया है। हाँ, लॉग 10 बेस है, वो 10 बेस लिख सकते हैं, नहीं भी लिखते वो दूसरा एक, नहीं भी लिखते तो हमारा 10 ही आता है वो। जैसे हम लोग अलजेब्रा में क्या होता है, x पे 1 का पावर होता ही होता है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात है, वो पता है कि 1 होता है। ऐसे ही उसके बेस पे अगर दूसरा कोई बेस हो वैल्यू होगा वो तो लिखना ज़रूरी है। अगर 10 है नहीं भी लिखा तो कोई बात है, वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या चेंज किया, 2 चीज़ें, एक नेचुरल लॉग चेंज किया तो उसके रेस्पेक्ट में 2.303 RT अपॉन NF कर दिया, लॉग लगा दिया, और ये वाला कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया। कितनी बात सुन में, 1 कर दिया। बताए क्या कि अगर इन सब का वैल्यू ले लें, जैसे R गैस कांस्टेंट 8.314 लगा ले, और ये टेम्परेचर मान लें 25 डिग्री ही है, ठीक है ना, और फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू है 96,500। तो अगर हम लोग इसको ले लें और इसको वैल्यू को सिंप्लीफाई करें, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, ये 2.303 और गैस को 8.314 और ये टेम्परेचर 298 केल्विन कर लिया, और ये फिर 96,500 करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें। ठीक है ना, तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता 0.059, 0.059। अगर इस वैल्यू को यहाँ डाल दे तो EMF ऑफ सेल जो होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग बेस 10 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ये इधर रखा है, इस तरह से लिखेंगे। कितनी बात सुन में, इसको पूरे का वैल्यू डाल देंगे तो ये 0.59 आता है। ठीक है, कितनी बात सुन में, और ये इस तरह से आ जाता है। एक सेल का चाहे वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा हो चाहे वो रिड्यूस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। नस्ट इक्वेशन के हिसाब से जो नॉर्मल उसका इक्वेशन है वो तो ये है, बाकी जो टर्म है उसका मतलब ये हुआ। अगर हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ले लें यानी 25 पे, तो वो जो 2.3 उस पूरे टर्म का सिंप्लीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, तो वो पूरा 0.59 के बराबर हो जाता है। यहाँ डालेंगे, ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन है। अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह का रिएक्शन चल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है या 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है या 3 इलेक्ट्रॉन का, जितना होगा वो n का वैल्यू यहाँ डाल देंगे और वही n का वैल्यू यहाँ पे भी पड़ जाएगा। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले। हाँ, कंसंट्रेशन दिया रहेगा उसका, तो वो कंसंट्रेशन का वैल्यू डाल दें वहाँ पे। तो अभी हम लोग कराएंगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा ये। फिलहाल तो इतना हम लोग बता रहे हैं कि हाँ कहाँ समझ में नहीं आया।
तो ये हमारा नस्ट इक्वेशन है जिसमें स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगा, उसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। अब क्या बताया कि अगर हम लोग चलते हैं, कोई सेल लेते हैं और नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करके रिलेशन बनाते हैं कि नस्ट इक्वेशन को यूज़ करके क्या बनेगा एक फाइनल रिलेशन, ठीक है ना, फाइनल रिलेशन क्या बनेगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं यूज़ करने के लिए नस्ट इक्वेशन को इसमें, किसमें, एक डेनियल सेल ले लेते हैं। सबसे आसान सेल डेनियल सेल। डेनियल सेल का नाम सुना है? इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होता है? जिंक एंड कॉपर। डेनियल सेल में जिंक एंड कॉपर यूज होता है। एक इलेक्ट्रोड जिंक का होता है, एक इलेक्ट्रोड कॉपर का होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग डेनियल सेल को ले लेते हैं, कितनी बात सुन में, तो क्या समझ में आया? डेनियल सेल, इसमें एक कॉपर है और एक जिंक है, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम लोग जिंक का देखते हैं तो कितना होता है जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक क्या दे रखा? -0.76 अभी लिखा था हम लोगों ने। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ठीक है ना, इसका होता है 0.34। ये वोल्टेज है ना, वोल्ट में दिया हुआ है। कितनी बात सुनाई? अभी हम लोगों ने लिखा था समझाने के लिए। आगे चले। अब ये बताना है कि इसमें से कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस, कौन होगा? क्योंकि ये इसका वैल्यू तो पॉजिटिव है, ऊपर में आएगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा, और ये माइनस में नीचे आएगा तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो कॉपर जो है ना रिड्यूस होगा तो राइट हैंड में रहेगा, कैथोड बनेगा। जिंक ऑक्सीडाइज्ड होगा, एनोड बनेगा, लेफ्ट में रहेगा। कितनी बात सुन में? अब हम लोग चलते हैं, इनका नस्ट इक्वेशन के हिसाब से लिखते हैं। नस्ट इक्वेशन के, तो अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, Nast equation, the electrode potential, electrode या reductive electrode potential, the reductive electrode potential can be written as रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किधर रखते हैं? जो रिड्यूस होता है वो जो राइट पे आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ रिडक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ रिड्यूस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये रिडक्शन का ले, रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो राइट वाला लेंगे, तो ये हम लोग ई राइट लिख रहे हैं, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट माइनस 0.059 अपॉन, ये n का वैल्यू 2 ले लेते हैं हम लोग। वैसे 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है पर n ही रहने देते हैं। फिर ये लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आइंस, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आइंस, ये 2 लिख दिया। अभी मैं ऐसा करता हूँ, इसको बाद में लिख लेंगे। यहाँ पे लिखा 2.303 RT अपॉन NF लिख देते हैं। यहाँ पे भी N लगा देते हैं, एक जनरल मान लिया। आगे चले। ऐसे जो ऑक्सीडाइज्ड होगा उसका कैसे लिखेंगे हम लोग? तो उसका लिख लेते हैं हम लोग, द ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक is given as, ये ई ऑक्सीडेशन होता है तो ये राइट लेफ्ट में लेते हैं हम लोग, ये लेफ्ट में आएगा। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट ले लेते, या जिंक भी लिख सकते हैं 2.303 RT
अपॉन NF log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आइंस। ये आइंस का कंसंट्रेशन हो जाता है। कितनी बात सुन में? ये जो हमारा रिडक्टर है, ये जैसे हम लोग कॉपर का लिख रहे हैं तो हम लोग चाहें कॉपर यहाँ पे राइट के जगह पे कॉपर भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे कॉपर यहाँ पे जैसे लेफ़्ट लिखा है तो इसको जिंक भी लिख सकते हैं, या जो भी इलेक्ट्रोड होगा वो लिख सकते हैं। मगर ये राइट लेफ्ट सबसे आसान है, सबसे आसान तरीका है। जो रिड्यूसर होगा राइट में है, जो ऑक्सीजन लेफ्ट में है, इस तरह से करेंगे। अब EMF ऑफ सेल कैसे निकालते हैं हम लोग? EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल अगर निकालेंगे तो EMF ऑफ राइट माइनस EMF ऑफ लेफ्ट, यही तो लिखते हैं। राइट में जो रिड्यूस होता है, लेफ्ट में जो ऑक्सीडाइज होता है, उसे लिख देते हैं हम लोग। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब E राइट का वैल्यू कितना है? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो लिख देते इसको। यहाँ से लिखेंगे क्या आएगा? E नॉट R माइनस 2.303 RT NF log 1 अपॉन कॉपर N पॉजिटिव। ये कंसंट्रेशन लिख दिया। फिर माइनस ये यहाँ पे जो है इसको पूरे को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है ना, और ये माइनस जो है ये बाहर ले लेते हैं। फिर इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट से ले लेंगे राइट का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक था हम लोग तो जिंक ले लिया, जिंक N ले लिया, N के टर्म में लेके चल रहे, ठीक है ना। आगे चले। ये जो माइनस है इससे जब साइन ब्रैकेट होगा ये तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। कितनी बात में? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट, इन दोनों को देखो, ये माइनस में आएगा ना, और ये माइनस, ये तो था ही पहले से, इन दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने। बात समझ आ रही है? देखो ये माइनस में था मगर ये प्लस में आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस को कॉमन ले लेंगे, 2.303 RT अपॉन NF, ये कॉमन ले लिया हम लोगों ने, इसमें से भी और इसमें से भी। कितनी बात में? जब हम लोग कॉमन लेंगे, माइनस भी कॉमन ले लिया, तो बचेगा कितना ब्रैकेट में हमारा? ये बचेगा log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर N कंसंट्रेशन, और यहाँ देखो ये प्लस में था ना, ब्रैकेट खोलने के बाद प्लस हो गया था ये, फिर माइनस कॉमन लिया तो ये दोबारा से माइनस में आ जाएगा, log 1 अपॉन जिंक कंसंट्रेशन। कितनी बात समझ में आई है? दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को? आगे चले हम लोग, ये समझ में बात आ रही है? ये जो था यहाँ से यहाँ तक ये माइनस था, मगर ये वाला प्लस में था ब्रैकेट खोलने के बाद, लेकिन हमने माइनस 2.303 RT NF कॉमन ले लिया, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन ये जो प्लस था वो माइनस हो गया यहाँ पे। आगे चले, पीछे चले। लॉग का नाम तो सुना ही होगा, और लॉग यहाँ पे हम लोग चला रहे हैं। लॉग के कुछ रूल्स भी है, मैं वो रूल्स यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करके आगे बढ़ता हूँ। अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई कर रहा है और लॉग लगाते हैं तो ये जो है ना प्लस में लिखते हैं, log A प्लस log B, ये प्लस में लिख देते हैं। अगर कोई दो टर्म डिवाइड कर रहा हो और लॉग लगा दे तो log A माइनस log B आ जाएगा, ये माइनस में हो जाता है जब डिवाइड में होता तो। कितनी बात? ये दो रूल है, और भी बहुत सारे रूल है, मगर हम ये दो रूल में काम हो जाएगा। अब ये देखिए log A माइनस log B, अगर उसको log को कॉमन लेंगे तो ये दोनों डिवाइड करेंगे, है ना। यहाँ देखिए log 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर माइनस log 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ जिंक है, तो ये बीच में माइनस है ना। इसका मतलब अगर हम लोग log कॉमन लें तो ये दोनों इसको इससे डिवाइड करेंगे हम लोग। कितनी बात सुने? यानी 1 बाई कॉपर को 1 बाई जिंक से डिवाइड करेंगे।
बात समझ में आ रही है? मैं इसको और दिखाता हूँ। लॉग को कॉमन लेंगे तो लॉग जब कॉमन तो 1 कॉपर का कंसंट्रेशन जो है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1 जिंक के कंसंट्रेशन से। ठीक है ना? 1 2 3 4 टर्म है तो जिंक जो है ना ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक एन पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर। ये कंसंट्रेशन ऐसे आ जाएगा। कितनी बात सुन में? तो हम लोग इसको इस रूल के हिसाब से ये माइनस को चेक कर रहे हैं। जब लॉग कॉमन लेंगे तो ये डिवाइड में चला गया, ये हमने डिवाइड में लिख दिया। 4 टर्म है, नीचे वाला का रेसिप्रोकल कर दिया तो जिंक ऊपर चला जाएगा, कॉपर नीचे चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है ना? मिटा दूँ? नहीं? अच्छा, कहाँ से कहाँ मिटाऊँ मैं? कुछ भी नहीं मिटाऊँ? वेरी गुड, तो आप लिख लो, फिर मैं इसके बाद मिटाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया है। अब इसके आगे का स्टेप मैं लिख रहा हूँ, इसको इधर से मिटा देता हूँ मैं। ईएमएफ ऑफ द सेल तो इसे चल ही रहा है ये, और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट, और ये हमारा आ गया यहाँ पे जो है -2.303 RT अपॉन NF। और ये जो है ना लॉग जब लेंगे ये माइनस में था तो डिवाइड में आ गया, और डिवाइड में था 4 टर्म था तो रेसिप्रोकल हो गया। तो ये ऊपर में कंसंट्रेशन ऑफ जिंक हो गया, जिंक का नीचे हो गया कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस। ये दोनों ऊपर नीचे हो गए। कितनी बात सुन में? इसके अगर हम लोग RT/N/F डाल दे यानी टेम्परेचर का रूम टेम्परेचर पे लेते हैं तो टेम्परेचर 25 डिग्री यानी 298 केल्विन लेके अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ईएमएफ ऑफ द सेल जो आएगा ई राइट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, और इसका वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा 0.059 अपॉन N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस। ठीक है ना? कितनी बात सुनिए? ये जो जिंक है, जो डेनियल सेल में जिंक यूज़ कर रहे हैं, ये जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, हमारा जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और जो कॉपर है वो रिड्यूस हो रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, ये जो हम लोग पहले लिखते थे, याद होगा जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहे थे तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट। तो ऐसे भी लिखते थे हम लोग। तो इसको हम लोग इन दोनों को हटाकर चाहे तो हम लोग ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ सेल भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है ना? ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्टिव सेल और ये ऑक्सीडेटिव सेल। अब जैसे ये जिंक एंड कॉपर है तो इसमें क्या होता है, एन का वैल्यू जो है एन इज इक्वल टू 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये आएगा 0.059 अपॉन 2। और ये जो जिंक है ये ऑक्सीडाइज होता है लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव पार्ट, ठीक है ना, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्टिव पार्ट। ठीक है ना? यानी जो सेल में जो लिया जा रहा है, सो जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा उसका जो कंसंट्रेशन है वो ऊपर ले लीजिए, जो रिड्यूस हो रहा होगा उसका कंसंट्रेशन नीचे ले लीजिए, और फिर उसको सिंप्लीफाई करिए। ये हमारा पूरा सेल आ जाता है ईएमएफ ऑफ द सेल नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से। कितनी बात सुनिए? जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तभी ये लॉग का कैसे यूज़ होता है ये समझ में आएगा। तो अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो इसको लॉग को कैसे यूज़ करेंगे, लॉग को कैसे होता है, उसके लिए हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें ये लॉग को कैसे यूज़ करते ये पता चल जाए। ठीक है? आगे दे रखा है यहाँ पे, अगर हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पे हटा दें तो ईएमएफ ऑफ सेल
इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.059/2 log concentration of oxidative part अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्टिव पार्ट। ठीक है ना, ये हमारा दे रखा है, ये पूरा कितनी बात में, ये हमारा नॉस्ट इक्वेशन के हिसाब से फाइनल इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, कितनी बात समझ में आ रही है, आगे चले पीछे चले, नोट कर लिए आप लोग, पॉज कर, ठीक है। तो ये जो था हमारा, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो कॉपर का वैलेंसी है वही जिंक की वैलेंसी है। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज होता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए यहाँ पे जो 2 तो यही है, और यहाँ पे जो नंबर है N2 N+, तो यहाँ पे हमने लिखा था कॉपर 2 पॉजिटिव लिख सकते हैं, जिंक 2 पॉजिटिव लिख सकते हैं, क्योंकि आइंस का कंसंट्रेशन चाहिए। किसका? आइंस का, मॉलिक्यूल का नहीं। आइंस तो आइंस जो बनता है, जैसे कॉपर आइंस बन गया, जिंक आइंस बन गया, उसका कंसंट्रेशन लेते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका वैलेंसी ए बराबर नहीं है, जैसे अल्मुनियम है क्लोरीन है, या अल्मुनियम सिल्वर है, अल्मुनियम का वैलेंसी 3 है, सिल्वर का 1 है, तो ऐसे केस में फिर ये रिएक्शन का सेल कैसे लिखा जाएगा जिसका वैलेंसी अलग अलग है। यहाँ पे दोनों का बराबर है, तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आया, बहुत सारी बातें समझ में नहीं है, बहुत सारी बातें समझ में आई है, मगर वैलेंसी का रूल यहाँ पे नहीं आया। लेकिन ऐसा कोई सेल बनाए जिसमें जो वैलेंसी है अलग अलग है, तो फिर उसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, वो चीज़ हम बताएंगे इसके बाद। ठीक है ना। साथ ही यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे तो ये लॉग का रोल आएगा, हमें लॉग को समझेंगे। इतने करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑलमोस्ट यहीं पे जाके ख़त्म हो गया, ये कंसेप्ट इसका ख़त्म हो गया। अब इस कंसेप्ट के यूज़ करके, अप्लाई करके बहुत सारे डिवाइसेस बनाए गए हैं। जैसे जितने भी बैटरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में, चाहे एवरेडी हो, चाहे ड्यूरेसेल हो, या कोई और कंपनी का हो, या एक होता चार्जेबल, एक होता नॉन चार्जेबल। जैसे हमारा मोबाइल में जो बैटरी है वो चार्जेबल है, जैसे ये इन्वर्टर की बैटरी है चार्जेबल है। ऐसे बहुत सारे बैटरी होते हैं जो चार्ज होते हैं, जैसे हमारे मोबाइल के, और जो रिमोट में लगाते हैं, टीवी के रिमोट में, एक बार डाउन हो जाता तो फेंक देते हैं हम लोग। ऐसे घड़ी में भी लगाते हैं, तो उसका भी बैटरी डाउन हो जाता तो बोलते हैं बैटरी डाउन हो गया, दूसरा लगा लेते हैं। तो बोला क्या, जितना भी है, मगर वो सब इन कंसेप्ट का एप्लीकेशन है। तो अब कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं पढ़ने जाएंगे इस चैप्टर में, थोड़ा सा जो ये आगे हमने बताया था वही है। इसके बाद सिर्फ एप्लीकेशन एंड देन एप्लीकेशन। तब तक लेते हैं हम लोग ब्रेक।